हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 विथ प्रॉपर आंसर्स। लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको आंसर्स एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो सभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर आप पीडीएफ बना के सभी क्वेश्चनों को आंसर्स के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए विथ प्रॉपर पीडीएफ के साथ लेके आ चुका हूँ कि उसका आंसर्स क्या होगा, और हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में राइट किया है। तो अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें साथ में राइट करता जाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आपको बनाया है और वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम देख लेंगे, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है, ठीक है ना। 2025 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा टाइम है कितना है, 2 आवर 30 मिनट का होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 60 मार्क्स का मेरा एग्जाम होता है। अगर हम बात करें 60 मार्क्स में से, तो 60 मार्क्स में से आपके जो 10 मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो 12 मार्क्स होता है। 12 मार्क्स क्या होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होता है, उसको भी हमने इंक्लूड किया, प्रॉपर आंसर्स के साथ इंक्लूड किया है बच्चों। फिर जो हमारा ये 18 मार्क्स का होता है, 18 मार्क्स क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया गया है। फिर आप इसके बाद देखेंगे लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, जो कि हमसे कितने पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कितने पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल हमको 20 मार्क्स दे के जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है कि मतलब इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमको टाइम मिलता है, तो 2 आवर 30 मिनट का हमको टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है बच्चों, 2 आवर 30 मिनट का टाइम मिलता है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए प्रॉपर होता है। इतने में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, इसमें हमको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। अब चलिए बच्चों, देखते ये है कि हमको निर्देश क्या मिलते हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन हमको कैसे करना होता है। तो उसमें निर्देश में लिखा रहेगा ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कंपलसरी हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हिंदी वालों बच्चों के लिए ये क्या रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क अलॉटेड टू द ईच क्वेश्चन आर मेंशन्ड, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक दिए गए हैं। जो भी प्रश्न है उनके लिए आपको क्या दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, ठीक है ना। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम वेर एवर रिक्वायर्ड, कहाँ पे जहाँ पे भी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ साफ सुंदर चित्र बनाइए। देखिए ये साथ के साथ मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे मोस्टली क्या कह देते हैं कि सर ने हमको हिंदी मीडियम के आंसर्स नहीं बताए, इंग्लिश में पढ़ा के वो निकल जाते हैं। तो आज मैंने ये जो आपका मॉडल पेपर बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंक्लूड करके। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहला नंबर सेट नंबर 1 है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो सेट नंबर 1 है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इसको पूरा का पूरा सेट नंबर 1 को क्या करिए, अच्छे तरीके से लर्न करिए, क्योंकि अब मैं इस बार आपके लिए आंसर्स के साथ लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप मैं आपको बता दूंगा, प्रॉपर आंसर्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जो देखिए ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, सारे के सारे क्वेश्चन है, प्रत्येक अंक से प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं बच्चों। 5 में से मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइम पीरियड फॉर ग्रोइंग व्हीट ग्राम एंड पी क्रॉप्स इज, जो गेहूं चना और मटर की फसल के उगाने की अवधि क्या है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। क्या हो जाएगा ये वाला, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, बी नंबर जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स भी आपको प्रॉपर तरीके से इस बार मैं लिख के लाया हूँ, जिसलिए आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। बच्चों मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ द सफिशियंट एयर इज नॉट अवेलेबल बाय बर्निंग द फ्यूल विच डेंजरस पोल्यूटेंट विल बी एमिट, यदि ईंधन जलाते समय पर्याप्त वायु उपलब्ध ना हो तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होता होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो डी नंबर है बच्चों, ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। दोनों बच्चों के लिए प्रॉपर चीज़ें कवर की गई हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, जो नेचुरल कॉज होते हैं डिफॉरेस्टेशन के वो क्या होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? मैंने ये देखिए नंबर 1 और नंबर 2, मतलब आप ये देख लीजिए ए एंड बी बोथ बोल रहा है, मतलब जंगल की आग और भीषण सूखा, मतलब फॉरेस्ट फायर हो गया और दूसरा क्या हो गया? एक्सट्रीम ड्रॉट। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो क्या होता है बच्चों? इसके कारण से क्या हो सकता है कि वनों की कटाई के प्राकृतिक कारण क्या है, ठीक है ना। प्राकृतिक कारण ये क्या हो सकते हैं? जंगल में आग लग गई और बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लांटिंग सोज बिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गैल्वीकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केमिकल इफेक्ट को दर्शाता है, मतलब रासायनिक प्रभाव को बताता है। किसके बारे में बताता है? रासायनिक प्रभाव के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स के होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का आपका पेपर पूछा जाएगा जो कि मैं आपके सामने करवा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग, वेयर इज द लाइटिंग कंडक्टर केप्ट। भवनों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए बिजली चालक कहाँ रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कहाँ पे रखा जाता है? भवन के शीर्ष पर। कहाँ पे रखा जाएगा? भवन के शीर्ष पर बच्चों, ठीक है ना। चलिए अभी हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए, सेक्शन बी यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन बी? ये होगा फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन है वो उनको कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। ये देखिए हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं तो उनके लिए भी सेम चीज है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों? द कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस इज डैश मॉस्किटो। जो कैरियर होता है डेंगू वायरस का वो क्या हो, कौन सा मॉस्किटो होता है? तो इसका आंसर लिखा है फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो कौन होता है? एडीज मच्छर। हिंदी में क्या हो जाएगा? एडीज मच्छर। देखिए यहाँ हिंदी भी लिखा है डेंगू वायरस का वाहक मच्छर है। डेंगू वायरस का वाहक मच्छर कौन है? तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड। इसका हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों? पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? रिफाइनिंग कहलाती है। रिफाइनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिशोधन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इज, जो सर्वश्रेष्ठ अग्निशमक है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब सबसे ज़्यादा अगर ऐसी कौन सी गैस है जिससे आग बुझ जाती है, तो इसका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हिंदी में भी आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्योंकि आग बुझाने के लिए आपको जो भी एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करते हो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट इज अ डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। नमक वाला घोल विद्युत का डैश है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुड कंडक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड कंडक्टर, मतलब अच्छा सुचालक है। क्या हो जाएगा? अच्छा सुचालक। हिंदी वाले बच्चों के लिए अच्छा सुचालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एंड डैश इज यूज टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। देखिए यह क्या बोल रहा है? यह जांचने के लिए कोई वस्तु आवेशित है या नहीं डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप। इंग्लिश में क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्कोप। और हिंदी में क्या हो जाएगा? विद्युत लेखी। इसको इलेक्ट्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत लेखी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी के बाद मैंने क्या करता था कि मैं आपको आंसर्स नहीं बताया था, तो आज हम सेक्शन सी के भी सारे आंसर्स कवर करेंगे। मतलब जो भी हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है बच्चों, इनके आंसर्स मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, जो कि आपको इसी वीडियो में पढ़ना है और इसके आंसर आपको प्रॉपर तरीके से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन को आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे।
तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेजर ग्रुप क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ये आपको आंसर्स बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह कौन कौन से हैं। इसका हिंदी वाले बच्चों के लिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा बैक्टीरिया, पहला यहाँ पे क्या लिखा है बैक्टीरिया, हिंदी में इसको बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। नंबर 2 क्या हो गया फंगी, फंगी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। नंबर 3 हो गया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एल्गी हो गया, एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। फिर वायरस क्या हो गया, वायरस को हिंदी में हम वायरस ही बोलते हैं। ये आपको सारे के सारे आपको लिखने हैं, ठीक ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। इमेजिन दैट द सनलाइट्स गेट एग्जॉस्टेड इन 10 ईयर, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स वुड यू कंसीडर इट, ठीक है ना। कल्पना करें कि सूर्य का प्रकाश 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, तब इससे किस प्रकार का संसाधन माना जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर क्या हो जाए कि आपका 10 सालों में प्रकाश खत्म हो जाए पूरा, किसका, सूरज का, तो इसको किस तरीके से संसाधन मानेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अच्छा संसाधन नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वेयर डज द एम्ब्रॉय डेवलप कॉन्टिन्यूसली, जो एम्ब्रॉय होता है वो कॉन्टिन्यूसली कहाँ डेवलप होता है, तो भ्रूण लगातार कहाँ विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हिंदी में भी लिखा है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से देख रहे हैं वो यहाँ से लर्न करेंगे, कहाँ से लर्न करेंगे, हिंदी वाला से आप लर्न करेंगे, हिंदी आपका आंसर लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश से लर्न करेंगे और इंग्लिश से लर्न करेंगे और इंग्लिश वाला अपना आंसर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन द यूट्रस, यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय, हिंदी में क्या हो जाएगा, गर्भाशय में। बस आपको ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, आपको इतना ही बड़ा आंसर लिखना है, इसका बड़ा आंसर बहुत बड़ा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वेयर इट इज लोकेटेड इन द बॉडी, ठीक है ना। देखिए तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ किस प्रकार की ग्रंथि है और यह शरीर में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड, क्या होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्रावी ग्रंथ, ठीक है ना। चलिए तो इसको ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इंग्लिश वाले लिखेंगे लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब मस्तिष्क के आधार पर स्थित है, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि विथ आंसर्स आपके सोल्यूशंस आ गए हैं मॉडल पेपर के, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द सिचुएशंस इन विच अप्लाइड द फोर्स, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको सिचुएशंस के जिनमें अब पहले मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ। कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी 2 स्थितियों को उदाहरण दें जिसमें बल का प्रयोग से वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा प्रेसिंग क्ले टू मेक द टॉय, मतलब खिलौने बनाने के लिए मिट्टी को दबाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, मतलब रबर बैंड को खींचना, मतलब 2 ऐसी परिस्थितियों का उदाहरण देना था जिसमें बल का प्रयोग से वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है। यही क्वेश्चन भी लिखा हुआ आपका। तो इसमें कैसे, पहले तो आपको क्या बताना है, खिलौने बनाने के लिए जब आप मिट्टी को दबाते हैं तब उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और स्ट्रेच करते जब आप रबड़ को तब भी उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए बेटो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी मतलब सेक्शन जो हमारा सी है बच्चों, तो सेक्शन सी हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप ये वही लिखा हुआ बच्चों, ये नहीं है, ठीक है ना। अभी तो वही चल रहा है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही आपका चल रहा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये सारे अभी आपके 2 मार्क्स वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन जो आपका चल रहा है, तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ
व्हाट आर द अदर्स रीजन फॉर द अर्थक्वेक। देखिए, पृथ्वी के भीतरी हलचल के अलावा भूकंप के अन्य क्या कारण है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, अदर रीजन ऑफ फॉर द अर्थक्वेक्स आर, जो अदर रीजन है अर्थक्वेक के वो क्या हो सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, मतलब ये क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अर्थक्वेक आ सकता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज डैम। तो मतलब खनन, मतलब खोदने के कारण माइनिंग क्या होती है, खनन। परमाणु परीक्षण करते हैं तब भी आपका भूकंप आ सकता है, ठीक है ना। और बड़े बांधों को बनाने का कारण से भी भूकंप आ सकता है। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख देंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बच्चा शॉर्ट टाइप सेक्शन, जो डी है हमारा वो क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। ये हमारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, जहां मार्किंग चेंज होगी वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चा, 17 से हमारे सारे क्वेश्चन हमको कितने मार्क्स के मिलेंगे, 3 मार्क्स के मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट प्रॉब्लम विल अराइज इफ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल इज लोअर देन एवरेज रूम टेम्परेचर, नेम द टाइप ऑफ कंबंशन दैट्स अकर इन सच सिचुएशन। अब देखिए, यदि ईंधन का प्रज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी, इस स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम बताइए। ठीक है बच्चों, ये हिंदी मीडियम बच्चों का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी पढ़ के ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मान लीजिए अगर उनको हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वो इंग्लिश को भी रीड करके समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का, इफ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर, इट कैन कैच फायर इजिली एंड लीडिंग टू द एक्सीडेंटल फायर्स। देखिए, यदि ईंधन का प्रज्वलन तापमान कमरे के तापमान से कम है तो यह आसानी से आग पकड़ सकता है, जिससे दुर्घटनावश आग लग सकती है। देखिए बच्चों, प्रॉपर तरीके से मैं आपके लिए यहाँ पे आंसर्स लेके के आया हूँ, ठीक है ना। द टाइप ऑफ कंबंशन इज, तो टाइप ऑफ कंबंशन इज स्पॉन्टेनियस कंबंशन, ठीक है ना। ये कौन सा होगा, यह प्रकार दहन का स्वतः स्फूर्त दहन कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ये वर्ड जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, डू द ह्यूमन बींग ऑल्सो बिकम द थ्रेट टू द एनिमल्स। क्या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनिमल्स के लिए, क्या मनुष्य जानवरों के लिए खतरा बन जाते हैं, समझाइए। आपको ये बताना, ये हिंदी मीडियम क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। तो पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के आंसर्स हम यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। यस, द ह्यूमन बींग्स आर द थ्रेट टू द एनिमल बिकॉज डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द एनिमल्स हैबिटेट। देखिए, वनों की कटाई जानवरों के आवास को नष्ट कर देती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम के ये बच्चे लिखेंगे, ठीक है। हंटिंग एंड पोचिंग रिड्यूस द एनिमल पॉपुलेशन। देखिए, शिकार और अवैध शिकार जानवरों की आबादी को कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, पोल्यूशन इफेक्ट द एनिमल्स हेल्थ। पोल्यूशन क्या कर रहा है, प्रदूषण जानवरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अर्बनाइजेशन लिमिट्स नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है ना। शहरीकरण जानवरों के प्राकृतिक आवासों को सीमित कर देता है, ठीक है बच्चों। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में सॉल्यूशंस भी है। प्रॉपर तरीके से लर्न करिए बच्चों, अब इससे बेहतरीन तरीके से आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, बोथ हैन एंड फ्रॉग ले एग्स। जो हैन और फ्रॉग्स हैं वो क्या करते हैं, एग्स देते हैं। बट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, इन बोथ हैपेंस इन द डिफरेंट वेज। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, वाई एक्सप्लेन। अभी हिंदी मीडियम के बच्चों का स्टूप पढ़ लेते हैं, मुर्गी और मेढक दोनों अंडे देते हैं, लेकिन दोनों निषेचन प्रक्रिया अलग अलग क्यों होती है, समझाइए। आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, पहले हेन के बारे में देखेंगे फिर फ्रॉग के बारे में। हेन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, इट्स अकर इनसाइड द हेन्स बॉडी। अब सुनिए,
मुर्गी का निषेचन आंतरिक होता है, यह मुर्गी के शरीर के अंदर होता है। अब देखिए फ्रॉग का क्या होता है, फ्रॉग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, द मेन रिलीज स्पर्म्स ऑन द एग लेड इन द वाटर। देखिए मेढक का निषेचन बाहरी होता है, नर मेढक पानी में दिए गए अंडों पर शुक्राणु छोड़ता है, ठीक है ना। ये दोनों में हेन और फ्रॉग में डिफरेंस होता है। फिर राइट आंसर देखिए, द डिफरेंस इज ड्यू टू देयर एडॉप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, यह अंतर उनके अलग अलग परिवेशों के अनुकूलन के कारण है, ठीक है ना। ये एडॉप्टेशन है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है बच्चों, एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। आपको ह्यूमन बींग्स में जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। हिंदी का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आपको समझाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बेस ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के आधार पे हम क्या करते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर होता है, ठीक है ना, ये हम बताते हैं। फीमेल हैव द XX क्रोमोसोम, फीमेल के पास क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। मेल हैव द XY क्रोमोसोम, मेल। देखिए महिलाओं के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, XX गुणसूत्र होते हैं, और पुरुषों के पास XY गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। द स्पर्म XY डिटरमाइंस द बेबी सेक्स। देखिए जो शुक्राणु XY होते हैं बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी बताते जा रहा हूं जिसलिए आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एक्स स्पर्म प्लस एग इक्वल टू फीमेल XX। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुक्राणु प्लस अंडाणु इक्वल टू महिला, ठीक है। फिर आप देखिए बाई स्पर्म्स एग इक्वल टू मेल मीन्स XY, ठीक है। तो बाई शुक्राणु प्लस अंडाणु इक्वल टू पुरुष, मतलब पुरुष कब होता है और फीमेल कब होता है, इसका ये स्पर्म पे डिपेंड करता है, मेल और फीमेल के। ये यहाँ पे प्लस करके लिखा हो बच्चों, आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज इन योर डेली लाइफ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क, ठीक है ना। अब आपको बताना है अपने दैनिक जीवन पे कुछ गतिविधियों की सूची बनाई है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती है किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखिए गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ी हुई गतिविधियां। नंबर 1 एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, वस्तु का जमीन पर गिरना। हिंदी मीडियम ये लिखेगा, इंग्लिश मीडियम ये लिखेगा, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग इन अ रिवर, नदी का पानी में बहना, ठीक है। फ्रूट इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ का फल से गिरना। वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर चलना। स्विंगिंग ऑफ द पेंडुलम, लोलक का झूलना, ठीक है। जो पेंडुलम होता है उसका झूलना, मतलब घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है इधर उधर होता है उसकी बात चल रही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है 22 आ गया, ठीक है ना। अब शायद ये जो 22 नहीं 22 तो आपका 3 मार्क्स का ही होता है। चलिए, वाई आर द बाथ टैप्स, बाइसिकल्स, हैंड वॉश एंड द व्हील रिम्स कोटेड विद द क्रोमियम इंस्टेड ऑफ बीइंग मेड फ्रॉम क्रोमियम, ठीक है ना। देखिए स्नान नल, साइकिल का हैंड बार जो होता है, हैंडल बार या हैंड बार जो भी है, और पहिए की रिम को क्रोमियम से लेपित क्यों किया जाता है, उन्हें पूरी तरह से क्रोमियम से क्यों नहीं बनाया जाता, इसका आपको आंसर लिखना है। देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा आंसर, क्या लिखेंगे आप, क्रोमियम इज वेरी एक्सपेंसिव, क्रोमियम जो है बहुत महंगा है। सो मेकिंग द इंटायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इसलिए पूरे वस्त्र या इससे पूरी वस्तु को बनाना किफ़ायती नहीं है, ठीक है ना। जो भी आप अगर पूरे ऑब्जेक्ट, ये वस्त्र लिख गया बच्चों, वस्त्र की जगह आप वस्तु कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, क्रोमियम इज ब्रिटल एंड अनसूटेबल फॉर द कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स। तो क्रोमियम क्या है, भंगुर है और पूरे वस्तु के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। ये वस्त्र जहां आ गया इसको वस्तु कर लीजिएगा, ठीक है।
कोटिंग प्रोवाइड्स एंड शाइनिंग फिनिश एंड करोजन रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबिलिटी। अब इसका लेपन चमकदार फिनिश, जंग प्रतिरोध और टिकाऊपन प्रदान करता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारा वेरी शॉर्ट टाइप जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, मतलब सेक्शन जो हमारा है, कौन सा सेक्शन करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर ई करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ये कौन सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। क्या बोले, सूक्ष्म जीव एक वरदान और अभिशाप दोनों हैं, इस कथन को समझाइए। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों का वरदान। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए बच्चों, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड्स लाइक कर्ड, चीज एंड ब्रेड, दही, पनीर और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोगी। नंबर 1 है। ठीक है, ये अभी पॉजिटिव बता रहा है। हेल्पफुल इन द मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स। अब देखिए, एंटीबायोटिक और टीके जैसी दवाओं के लिए ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट मेकिंग देम इको फ्रेंडली, जैविक कचरों को विघटित कर पर्यावरण को अनुकूल बनाते हैं। ये पॉजिटिव था। ठीक है ना। अपकर्ज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इनका क्या होता है, अभिशाप क्या है, सूक्ष्म जीवों के अभिशाप। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ डिसीज इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, मनुष्यों, जानवरों और पौधों में बीमारियां फैलाते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइल द फूड आइटम, टेक्सटाइल एंड अदर मटेरियल्स। देखिए, खाद्य पदार्थ, वस्त्रों एवं अन्य सामग्रियों को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। सम कैन कॉज द एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स लाइक कोविड-19, कुछ महामारियां और वैश्विक बीमारी के कारण बनते हैं जैसे कि कोविड-19। ठीक है बच्चों, ये सारा आंसर आपको लर्न करने हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा इस बार। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट मिलने चाहिए इस बार बच्चों। ठीक है, एक्सप्लेन द हाउ फ्रिक्शन इज बोथ फो एंड फ्रेंड। अब आपको बताना है कि घर्षण मित्र और शत्रु कैसे है, समझाइए। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, फ्रिक्शन हमारा दोस्त कैसे है। हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग, हमें बिना फिसले चलने में मदद करता है। अलाउज व्हीकल टू स्टॉप और मूव, जो व्हीकल्स होते हैं वाहनों को रुकने और चलने में मदद करता है, फ्रिक्शन के कारण ही वाहन चलते और रुकते हैं। ठीक है ना। इनेबल्स राइटिंग विद द पेन और पेंसिल्स, पेन और पेंसिल से लिखने में सहायक होता है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम लिख ही नहीं पाते। अब देखिए, फ्रिक्शन एज अ फो, मतलब दुश्मन के तरीके से, शत्रु, घर्षण शत्रु के रूप में। कॉजेज टू बियर एंड टीयर इन द मशीन्स, मतलब मशीनों में घिसावट और टूट फूट का कारण बनता है। ठीक है ना। देखिए, प्रोड्यूस द अनवांटेड हीट इन डिवाइसेस, क्या करता है, प्रोड्यूस द अनवांटेड हीट इन द डिवाइसेस, यंत्रों में ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। ठीक है ना। रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंजनों की दक्षता को कम करता है। ठीक है ना। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ 25 है बच्चों। 25 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन क्या है। लिस्ट द मेन कॉज ऑफ द साउंड पोल्यूशन, आपको बताना है मेन कॉज किसका, साउंड पोल्यूशन का। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों की सूची बनाइए। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए आप डेफिनेशन, पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, साउंड पोल्यूशन रिफर्स द एक्सेसिव, अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल साउंड इन द एनवायरमेंट। देखिए, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में अत्यधिक अप्रिय और हानिकारक ध्वनियाँ। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, कॉज ऑफ साउंड पोल्यूशन। ठीक है बच्चों, कॉज आपको बताना है ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम, जो लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर और संगीत प्रणाली। देखिए, ट्रैफिक नॉइज फ्रॉम व्हीकल, वाहनों या यातायात का शोर। इंडस्ट्रियल मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी जो होती है। ठीक है, फिर देखिए, कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़, मतलब निर्माण गतिविधियां जो होती हैं।
एरोप्लेन्स एंड रेलवेज मतलब विमान और रेलवेज, मतलब इनके कारण सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जो आपको बता के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज, आपको बताना है कि आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, समझाइए। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा, आंसर कैसे लिखेंगे, मेंटेन हाइजीन, तो नंबर क्या है, स्वच्छता बनाए रखें। कैसे, वॉश योर आइज रेगुलरली विद द क्लीन वाटर, क्या बोल रहा है, अपनी आंखों को नियमित रूप से साफ धोएं, किससे, साफ पानी से। ठीक है, अवॉइड स्ट्रेन मतलब आंखों पर तनाव ना डालें। ठीक है, टेक ब्रेक्स बाइल रीडिंग और यूजिंग द स्क्रीन्स, मतलब पढ़ते समय या स्क्रीन का उपयोग करते समय ब्रेक लें। ठीक है, चलिए, ईट हेल्दी मतलब अच्छा खाएं, स्वस्थ भोजन करें, कंज्यूम द फूड रिच इन विटामिन्स लाइक कैरेट और स्पेनिच, गाजर और पालक जैसे विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, इससे आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। ठीक है, यूज प्रोटेक्टिव गियर मतलब सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें। कैसे, बियर सन ग्लासेस इन द ब्राइट सनलाइट एंड प्रोटेक्टिव ग्लासेस ड्यूरिंग द हार्ड्स वर्क। ठीक है, देखिए तेज धूप में चश्मा पहने और खतरनाक काम के दौरान सुरक्षात्मक चश्मा पहने। ठीक है ना, देखिए रेगुलर चेकअप्स, इसका मतलब क्या होगा, नियमित जांच, विजिट टू एन आई स्पेशलिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स, नियमित जांच के लिए नेत्र विशेषज्ञ के पास संपर्क करें। ठीक है बच्चों, देखिए ये मॉडल पेपर मैंने आपके लिए बच्चों प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, बट बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि क्लास 8th के अब मैं सारे के सारे मॉडल पेपर विद द प्रॉपर तरीके से किसके साथ लाने वाला हूं, आपको प्रॉपर आंसर्स के साथ लाने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।